ईरान की मौजूदा इस्लामी सरकार के खिलाफ एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके केंद्र में है निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी। ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के पुत्र। दावा किया जा रहा है कि देश के भीतर और बाहर एक संगठित और गुप्त योजना के तहत ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है। इस साजिश ने न केवल ईरान बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चर्चा को जन्म दिया है। साजिश का खुलासा और रजा पहलवी की भूमिका। रजा पहलवी जो पिछले 46 सालों से निर्वासन में रह रहे हैं, उन्होंने हाल ही में एक साक्षात्कार में दावा किया कि ईरान की सेना और प्रशासन के 50,000 से ज्यादा अधिकारियों ने उनके साथ एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मौजूदा शासन को हटाकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना है। पहलवी का कहना है कि इस नेटवर्क में हर हफ्ते नए लोग जुड़ रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति की विश्वसनीयता का सत्यापन डेटा विश्लेषण के माध्यम से किया जा रहा है। उनका अगला लक्ष्य आम नागरिकों को इस अभियान से जोड़ना है। पहलवी ने कहा, हमारा लक्ष्य एक ऐसा ईरान बनाना है जो स्वतंत्र, समान और धर्मनिरपेक्ष हो। यह आंदोलन ईरान के लोगों की इच्छा को दर्शाता है जो दशकों से दमन और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस साजिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा म्यूनिख में 26 जुलाई को आयोजित नेशनल कोऑपरेशन कन्वेंशन है। यह सम्मेलन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद विपक्षी नेताओं का सबसे बड़ा वैश्विक जमावड़ा माना जा रहा है। इसमें दुनिया भर के ईरानी विपक्षी नेता, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, जिनमें ईरान की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, हर नागरिक की स्वतंत्रता और समानता, सभी ईरानियों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना शामिल है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये सम्मेलन रजा पहलवी की छवि को बेहतर बनाने और विपक्षी समूहों को एकजुट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि पहलवी ने अभी तक विपक्षी गुटों को एकजुट करने में पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं और एक राजशाही परिवार से संबंधित व्यक्ति के नेतृत्व में लोकतांत्रिक आंदोलन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति ने पहलवी वंश का अंत कर दिया था, जब ईरान में इस्लामी क्रांति का उदय हुआ और फिर उसके बाद तत्कालीन सरकार यानी शाह मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। तब से देश की शासन व्यवस्था एक धर्मतंत्र के रूप में संचालित हो रही है, जहां सुप्रीम लीडर के पास सर्वोच्च शक्ति है। रजा पहलवी के दावों और उनके नेतृत्व को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एक राजशाही परिवार से आने वाले व्यक्ति का नेतृत्व लोकतांत्रिक आंदोलन की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा विपक्षी समूहों के बीच एकता की कमी एक बड़ी चुनौती है। कुर्द और बलूच समूहों के अपने क्षेत्रीय और वैचारिक लक्ष्य हैं, जो रजा पहलवी के नेतृत्व में एकजुट होने में बाधा बन सकते हैं। इसके साथ ही ईरान की सरकार ने इस साजिश को विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित करार देते हुए इसे खारिज किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम ने बयान जारी कर कहा कि इस तरह की गतिविधियां जनता में भय फैलाने और इस्लामी गणराज्य की छवि खराब करने का प्रयास हैं। ये साजिश ऐसे समय में सामने आई है जब मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। हाल ही में इसराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव ने क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ा दिया है। इसराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे। इस बीच अमेरिका और रूस जैसे वैश्विक शक्तियों ने भी इस संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच हूती विद्रोहियों ने पिछले 24 घंटों में इसराइल पर लगातार 4 हमले से इसराइल को दहला दिया है। जी हाँ, इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने दावा किया कि इन हमलों में इसराइल के 4 संवेदनशील और महत्वपूर्ण ठिकानों, जिनमें बीरशेबा, इलात, अश्कलोन और हदेरा है, उन्हें निशाना बनाया गया है। हमलों में एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का उपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि हमले गजा में चल रही जंग और फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में किए गए हैं। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उनके हमले सटीक और प्रभावी थे। उनके बयान के अनुसार बीरशेबा और इलात में सैन्य ठिकानों, अश्कलोन में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और हदेरा में एक रणनीतिक लक्ष्य को निशाना बनाया गया।
हालांकि इस्राएली रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने पुष्टि की कि यमन से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को इस्राएल के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही रोक लिया गया। इसके अलावा अन्य मिसाइलों को भी नष्ट कर दिया गया। वहीं हूती विद्रोहियों ने अपने हमलों को गजा में इस्राएल की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ एकजुटता के रूप में उचित ठहराया है। उनका दावा है कि जब तक गजा में युद्ध विराम नहीं होता, वहां मानवीय सहायता नहीं पहुंचती, तब तक वे इस्राएल और उससे संबंधित समुद्री जहाजों को भी लाल सागर में निशाना बनाते रहेंगे। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने हाल ही में घोषणा की थी कि 17 लाख यमनी लड़ाके इस्राएल के खिलाफ जमीनी युद्ध के लिए तैयार हैं और उन्होंने अरब देशों से गजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए जमीनी रास्ता खोलने की अपील की। हालांकि हूती विद्रोहियों की कार्रवाइयों ने न केवल इस्राएल बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार को भी प्रभावित किया है। आपको बता दें कि लाल सागर में लगातार चल रहे हूती हमलों के कारण कई प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने इस मार्ग से जहाजों का परिवहन निलंबित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक व्यापार में व्यवधान और सुएज नहर की आय में कमी आई है। इस्राएल ने इन हमलों को आतंकवादी कृत्य करार दिया है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. वहीं दुनिया की नजर से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र ने इस पर संयम बरतने की अपील की है। आपको बता दें कि हूती विद्रोही लगातार इसराइल पर हमले कर रहे हैं। गाहे बगाहे वो इसराइल की ओर मिसाइल दाग देते हैं, जिससे इसराइल में जाहिर तौर पर तनाव का माहौल बनता है। हूती विद्रोहियों का हमेशा से ही ये कहना रहा है, या फिर कहें कि जब से गजा में हमले शुरू हुए हैं, जब से गजा में जंग शुरू हुई है, तब से हूती विद्रोही लगातार इसराइल पर मिसाइल हमले कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि ये हमले तब तक बंद नहीं होंगे जब तक गजा में पूरी तरह से जंगबंदी नहीं हो जाती और इसराइल गजा से पीछे नहीं हट जाता। यानी कि फिलिस्तीन के समर्थन में हूती विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं और इसी समर्थन के चलते पिछले 24 घंटों में 4 बड़े हमलों से इसराइल को दहलाया गया है। हालांकि इन हमलों से कितने लोग हताहत हुए या फिर कितने लोग जख्मी हुए, इसकी ठीक खबर अभी नहीं है। शनिवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया। हूतियों का यह हमला इजराइल के उस हमले के जवाब में बताया जा रहा है जो उसने लाल सागर के किनारे स्थित हुदैदा बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल हमलों में कई महत्वपूर्ण इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक बार फिर बेन गुरियन हवाई अड्डा शामिल था। साथ ही साथ इजराइल के शेल्टर्स को भी निशाना बनाया गया था, जहां सायरन बजने की स्थिति में लोग बचने के लिए भागते हैं। हमले के कई वीडियो सामने आए हैं। हमले की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें मिसाइल इजरायली क्षेत्र की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हूती लगातार दावा कर रहे हैं कि वो गाजा में जारी नरसंहार के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। बताते चलें, पिछले कुछ समय से गाजा पट्टी में बढ़ते संघर्ष और तबाही ने पूरे क्षेत्र को एक बड़े संकट में डाल दिया है। हूती विद्रोही जो यमन में सक्रिय है, खुद भी सालों से युद्ध और हिंसा का सामना कर रहा है और फिलिस्तीन के लोगों के लिए अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इस तरह का कदम उठा रहा है। जिस तरह हाल के दिनों में हूती लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर भी इसकी काफी चर्चा हो रही है। हालांकि इजराइल ने इस हमले को लेकर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। साथ ही ये भी नहीं पता चल पाया है कि हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं हूतियों के इस कदम ने इजराइल की सुरक्षा चुनौतियों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है, खासकर जब ड्रोन और मिसाइलों से हमले इतनी दूर तक संभव हो गए हैं। इस हमले से ये भी साफ हो गया है कि मध्य पूर्व के संघर्ष में केवल 2 पक्ष नहीं बल्कि कई बाहरी और आंतरिक ताकतें अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं। हालिया हमले ये भी साबित कर रहे हैं कि हूती अब सिर्फ चेतावनी वाले हमलों से आगे बढ़कर इजरायली सैन्य ठिकानों को रणनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस तरह यमन का एक गुट जो कभी स्थानीय गृहयुद्ध तक सीमित था, अब इजराइल जैसे सैन्य ताकतवर देश के लिए भी एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गया है। और अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में और अधिक सैन्य टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।